हेलो गाइज एंड व्हाट्सअप, क्या हालचाल हैं। आई होप एवरीवन इज फाइन। आई एम पिंटू सैनी, मैथमेटिक्स मेंटर। आपको लेकर चलता हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की ओर। तो बेटे आज की इस क्लास में अपन 11th क्लास का जो रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर है इसकी कंप्लीट थ्योरी कवर करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इससे रिलेटेड एग्जाम्पल प्लस इस एक्सरसाइज के क्या करेंगे अपन क्वेश्चन। तो देखिए बेटे आज के लेक्चर में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो बिना देरी की हुई बेटे फटाफट मेरे से जुड़ जाइए आप और देखते हैं बेटे लेक्चर नंबर 2 जिसमें आप पढ़ने जा रहे हो आज की क्लास में। तो अपन किस किस चीज के बारे में आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में अपन रिलेशन एंड फंक्शन के किसको कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे कि इसका थोड़ा सा रिलेशन एंड फंक्शन का क्या पढ़ेंगे, इस रिलेशन एंड फंक्शन का पढ़ेंगे परिचय कि इसका क्या इंट्रोडक्शन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है। इसके बाद इसमें कवर करेंगे अपन ऑर्डर्ड पेयर कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। इसके बाद इस क्लास में कवर करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद इस क्लास में अपन यानी कि चर्चा करेंगे रिलेशन और रिलेशन के साथ साथ इसका डोमेन भी चेक करेंगे और क्या भी चेक करेंगे, रेंज के बारे में भी अपन यहां पढ़ेंगे। और लास्ट इस थ्योरी में अपन पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है और उनके ग्राफ और उनसे रिलेटेड उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो परिचय पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्रमिक युग्म, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्रमिक युग्म के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग है कार्तीय गुणन के बारे में अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। रिलेशन यानी कि अपन संबंध के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और फंक्शन यानी कि फलन के बारे में और उनके ग्राफ के बारे में इस पूरी क्लास में आज अपन इसकी कंप्लीट थ्योरी कवर करना जा रहे हैं। तो देखते हैं बेटा इसका इंट्रोडक्शन कि एक रिलेशन क्या यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन कि दैनिक जीवन में जैसे आपके यानी कि रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं कि एक भाई का यानी कि बहन के साथ, एक पिता का पुत्र के साथ, वैसे ही यहाँ यानी कि गणित की भाषा में भी अपने आप में कुछ रिलेशन रखते हैं। जैसे अगर अपन दो लाइन की बात करें कि एक लाइन लंबवत होती है किसके, दूसरी लाइन के, या अपन नंबर की बात करें तो एक संख्या छोटी है दूसरी संख्या से या संख्या बड़ी है दूसरी संख्या से, इसी प्रकार सेट्स में भी एक रिलेशन होता है। और सेट्सों में यानी कि समुच्चों में क्या रिलेशन होता है कि कोई समुच्च उपसमुच्च होता है अन्य किसी का। तो ये बेसिक रिलेशन हो गया, किसमें संख्याओं में एक रिलेशन हो गया, रेखाओं में एक रिलेशन हो गया, सेट्स में एक रिलेशन हो गया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका किसका, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ऑर्डर्ड पेयर की एक क्रमिक युग्म क्या होता है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर में कि क्रमिक युग्म में क्या होता है। तो जैसे अभी प्रीवियस क्लास में आपने सेट्स को पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो यानी कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर यानी कि मेरी प्रीवियस क्लास आप देख सकते हो। तो क्रमिक युग्म, तो जैसे आपको कोई एलिमेंट दिया और उनको a, b लगाकर आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, तो इस चीज को आपने क्या कहा, सेट्स कहा। इस चीज को क्या कहा, सेट्स। तो इसी तरीके से अगर कोई एलिमेंटों को मैं किसके अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाते हुए लिख दूं तो ये मेरा क्या कहलाता है, क्रमिक युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रमिक युग्म कहलाता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसका, ऑर्डर्ड पेयर का, कि एक क्रमिक युग्म क्या होता है कि जैसे सेट्स में आप एलिमेंटों के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो वो आपका सेट्स बन जाता है। उसी तरीके से यदि उन एलिमेंटों को किस रूप में लिख दें, a, b के रूप में लिख दें तो वो आपका क्या कहलाता है, क्रमिक युग्म। अब कुछ कहानियां होती हैं कि a, b कभी भी बराबर नहीं होता है,
ए कॉमा बी के, क्योंकि ये तो क्या कहलाया, सेट्स, और ये क्या कहलाया, क्रमिक युग्म कहलाया। ठीक है, और ए कॉमा बी कभी भी बराबर नहीं होता है किसके, बी कॉमा ए के। ये तब ही बराबर होता है जब आपका ए बराबर किसके होना चाहिए, बी के। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ रिमार्क हैं जो आपको किस में ध्यान रखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान रखने हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर अगर सेट्स के रूप में लिखे तो ए कोमा बी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और यदि उन्हें यानी कि छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख ले तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर। ये काम आने वाला है। जस्ट अगला टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। तो देखिए बेटे, कार्तीय गुणन का एक बार तो मैं आपको यानी कि किताब के अनुसार यानी कि कार्तीय गुणनफल की क्या डेफिनेशन होती है वो बता देता हूं। तो कार्तीय गुणनफल में क्या होता है कि दो अरिक्त समुच्च P और Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्च है जिनके प्रथम घटक किससे लिए गए हों, P से, और द्वितीय घटक किससे लिए गए हों, Q से बनाया हो। तब कार्तीय गुणनफल को किससे रिप्रेजेंट किया, P क्रॉस Q से, और लिखने का क्या हुआ, P कॉमा Q सच दैट P बिलोंग्स टू कैपिटल P और Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। तो ये आपका क्या कहलाया, कार्तीय गुणन। तो यानी कि मैं आपको यानी कि सीधी डेफिनेशन सरल भाषा में समझाता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। कि फॉर इजी, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट, कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट ए बी सी है, यानी कि सेट है तो उनको यानी कि कॉमा लगाते हुए किसके अंदर ही लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट। अब इनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया, कार्तीय गुणनफल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में ऑलवेज क्या लिखा जाता है कि फर्स्ट घटक जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑलवेज सेट ए का होना चाहिए, और सेकंड जो एलिमेंट है वो ऑलवेज किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए। तब क्रॉस यानी कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाएगा ए क्रॉस बी। अगर कल को ए क्रॉस बी लिखा है मीनिंग फर्स्ट घटक जो है वो किसका ही होना चाहिए, ए का होना चाहिए, बी यानी कि द्वितीय घटक किसका होना चाहिए, बी का होना चाहिए। तो उसने यही कहा कि कल को यदि P क्रॉस Q है तो यहाँ पहला घटक P है, दूसरा घटक Q, यानी स्मॉल p और स्मॉल q ये एलिमेंट है, और कैपिटल P और कैपिटल Q का मीनिंग ये क्या है, सेट्स है। तो पहला एलिमेंट सेट्स P से, दूसरा एलिमेंट सेट्स Q से, क्योंकि ये लिख रखा कि स्मॉल p का मतलब एलिमेंट और कैपिटल P का मतलब क्या है, वो सेट्स। तो ये एलिमेंट किससे लिया गया हो, सेट्स P से, और Q का मतलब कोई एलिमेंट, कैपिटल लिखा है इसका मतलब ये कोई सेट्स। तो ये एलिमेंट सेकंड कहां से लिया गया हो, सेकंड सेट से Q से लिया गया हो। तो ऐसे ही अपन ने ए सेट मान लिया और सेट क्या मान लिया, बी। तो प्रथम घटक किसके होने चाहिए, ए के, और द्वितीय घटक किसके होने चाहिए, बी के। तब उसे क्या लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी। तो देखना प्यारे बच्चों, ये ए क्रॉस बी आपका आएगा जो क्या आएगा, तो आपने लिखा ए क्रॉस बी। तो प्रथम घटक ए का तो 1 कॉमा ए लिख सकते हो, 1 कॉमा बी लिख सकते हो, 1 कॉमा सी लिख सकते हो। फिर किसका नंबर आए 2, तो 2 कॉमा ए लिख सकते हो, कॉमा बी लिख सकते हो, 2 कॉमा सी लिख सकते हो। फिर किसके साथ, 3 के साथ, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। तो ये जो बना आपका कि फर्स्ट घटक ए का, सेकंड घटक बी का, तो इसी चीज को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। तो यही लैंग्वेज थी कि दो अरिक्त समुच्च P तथा Q। अब P और Q यानी कि कैसे भी होने चाहिए, अरिक्त नॉन एम्प्टी सेट, कि ये कोई भी रिक्त समुच्चय न हो, तब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आता है। अब इसमें यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कल को मान लीजिए ये कैसे समुच्चों, रिक्त समुच्चों, कैसा समुच्चों, रिक्त समुच्चों। तो यानी कि अगर कोई भी एक समुच्च P या Q रिक्त है तो P क्रॉस Q ऑलवेज क्या आएगा आपका 5। का कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कहानी होती है Q और ये P आपके ऑलवेज कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तब उनका कार्तीय गुणनफल P क्रॉस Q क्या कहा जाएगा कि उनका जो कार्तीय यानी कि P
कॉमा क्यू जो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है आपका, उसका फर्स्ट घटक किसका होना चाहिए, फर्स्ट सेट से, और द्वितीय घटक किससे होना चाहिए, सेकंड सेट से। ये भी रिमार्क याद रखना कि ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, क्योंकि ए क्रॉस बी का मीनिंग है कि फर्स्ट घटक किसका होना चाहिए, ए का, और द्वितीय घटक किसका होना चाहिए, बी का। जबकि बी क्रॉस ए का मतलब फर्स्ट घटक किसका होना चाहिए, बी का, सेकंड घटक किसका होना चाहिए, ए का। तो ये बेटे बेसिक डेफिनेशन पढ़ा अपन ने किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या ही लिखे जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं, क्रमिक युग्म लिखे जाते हैं, बट वो क्रमिक युग्मों का फर्स्ट घटक ऑलवेज किससे, फर्स्ट वाले सेट से, और सेकंड घटक किससे, सेकंड वाले सेट से लिया जाए, और इस प्रकार एक क्या बना दिया जाए, एक सेट्स बना दिया जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इसके बाद बेटे वो अपन पढ़ेंगे रिलेशन। क्या पढ़ते हैं, रिलेशन। तो ध्यान देना बेटे रिलेशन के लिए, तो रिलेशन में आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी कहानी याद रखनी है कि एक रिलेशन होता है, वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है उसका उपसमुच्चय जो होता है वो ऑलवेज आपका क्या कहलाता है, सबसेट यानी कि रिलेशन कहलाता है, संबंध कहलाता है। कि मान लीजिए कल को ए से बी में कोई संबंध आर है, ए से बी में कोई संबंध क्या है, आर, तब ए क्रॉस बी जो भी कार्तीय गुणन आएगा वो उस आर का क्या, यानी कि ये आर उसका क्या कहलाएगा, सबसेट। आर सबसेट कहलाएगा ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणन, ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणन का ऑलवेज जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो देखिए किताबी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं रिलेशन से रिलेटेड। तो रिलेशन में क्या कहानी दी गई देखते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का क्या ही कहलाया, उपसमुच्चय कहलाया। कि जो भी ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल आता है वो उसका क्या कहलाता है, रिलेशन ऑलवेज उसका सबसेट। यानी कि आर सबसेट होगा ऑलवेज किसका, ए क्रॉस बी का। आगे उसने कहा यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य क्या भी करता है, एक संबंध स्थापित करता है। कि जो यानी कि ये कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों में क्या करता है, एक संबंध स्थापित करता है। और वो क्या करता है, संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है द्वितीय घटक प्रथम घटक का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो देखिए इस लैंग्वेज को अपन समझते हैं कि इसने कहा क्या है अपन से। कि मान लीजिए कि कोई सेट ए है आपके पास 1 2 3, और कोई सेट बी है आपके पास ए और बी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार अगर अपन देखें ए क्रॉस बी, तो 1 कॉमा ए होगा, 1 कॉमा बी होगा, कॉमा ए होगा, 2 कॉमा बी होगा, 3 कॉमा ए होगा, 3 कॉमा बी होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मान लीजिए कल को आपको कोई रिलेशन आर दिया गया, और वो रिलेशन आर क्या दिया गया, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, ये कोई रिलेशन दिया गया। ये क्या दिया गया, रिलेशन दिया गया। तो अगर इस रिलेशन को अपन बाई मैपिंग देखें, इसके द्वारा देखें, बाई मैपिंग का मतलब प्रतिचित्रण। तो प्रतिचित्रण का मतलब ये कोई सेट हो गया आपका ए, ये कोई सेट हो गया आपका, दो सेट हो गए। ए सेट में अगर इसकी बात देखें तो 1 और कितना है 2, इसमें ए और क्या है बी। 1 का रिलेशन किससे है, ए से,
का रिलेशन किससे है? बी से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो 1 का ए से रिलेशन है, 2 का बी से रिलेशन है, मीनिंग द्वितीय जो घटक है वो प्रथम घटक का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि इससे बोला जाता है ए का प्रतिबिंब क्या है? स्मॉल ए। 2 का प्रतिबिंब क्या है? स्मॉल बी। तो ऑलवेज जो रिलेशन होता है तो ये इसका, यानी कि 1 का प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए तो क्या है? ए। 2 का अगर प्रतिबिंब पूछा जाए तो क्या है? बी। ऐसे ही बी से ए में कोई रिलेशन पूछे तो ए का पूर्व प्रतिबिंब, प्रीमेजेस, ए का पूर्व प्रतिबिंब कितना होगा? 1। बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा? 2। तो यानी कि 1 और 2 के ये जो रिलेशन बनते हैं बी में वो ऑलवेज इस ए के क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो यही लाइन कही गई है कि द्वितीय जो घटक है, ये सेकंड जो घटक है, ऑलवेज प्रथम घटक का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। और जो ये प्रथम घटक है वो ऑलवेज द्वितीय घटक का क्या कहलाते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। तो ये दो चीजें और आपको याद रखनी है। तो रिलेशन में अपन देख पाए कि ये 1 कॉमा ए और 2 कॉमा बी, ए और बी के ही कोई सेट्स थे। तो यहां 3 को भी ले लो आप। 3 का कोई रिलेशन है ऐसे कॉमनली, ए में तो 1 2 3 था, बी में क्या था? ए और बी। 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन बी से, तो ये इसका क्या ही कहलाया? सबसेट ही कहलाया। तो ये कहानी थी कि बेटा रिलेशन की। अब रिलेशन से आगे बढ़ते हैं किसमें? रिलेशन, अगर कोई रिलेशन आपको दे रखा है तो उसका डोमेन क्या होता है और उसकी रेंज क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं बेटे डोमेन और रेंज के लिए। तो देखना बेटे, अब रिलेशन से रिलेटेड एक रिमार्क हो रहा है आपका, तो उस रिमार्क को भी आप देख ले कि किसी समुच्च ए से समुच्च बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उस समुच्चों की संख्या के बराबर होती है। कि मान लीजिए कोई सेट ए में आपको 5 एलिमेंट दिए, सेट बी में आपको कितने एलिमेंट दे दिए? 4। तो इसने कहा कि ए क्रॉस बी में संभव उप समुच्चों की संख्या क्या होगी? ए क्रॉस, यानी कि यदि समुच्च ए से समुच्च बी में कोई संबंधों की कुल संख्या पूछे, रिलेशनों की क्या पूछे? कुल संख्या। की कल को सेट ए में कितने हैं? नंबर ऑफ सेट ए में एलिमेंट है 5, नंबर ऑफ सेट बी में एलिमेंट है 4। तो इससे बनने वाले कुल संबंधों की संख्या जो आएगी ए क्रॉस बी आएगी, ए क्रॉस बी में स्थित उपसमुच्चों की संख्या के बराबर। तो बात को समझना कि समुच्च ए से समुच्च बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी में संभव उपसमुच्चों की संख्या के बराबर, संभव उपसमुच्चों की संख्या के बराबर होगी। अब यदि एन ऑफ ए बराबर कितना दे रखा है? पी। एन ऑफ बी में कितना दे रखा है? क्यू। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में जो अवयव होंगे वो तो कितने होंगे? पी क्यू। तो ऐसे ही एन ऑफ ए क्रॉस बी में अवयव कितने हो जाएंगे? 20। टोटल अवयव कितने हो जाएंगे? 20। अब आगे कहना, और संबंधों की कुल संख्या होगी 2 की पावर पी। तो इसमें संबंधों की संख्या 2 की पावर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो बात को फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी में स्थित उप समुच्चों की संख्या के बराबर। तो ध्यान देना कि कल को मान लीजिए सेट ए दिया 1 और 2, सेट बी दिया जिसमें मान लीजिए एलिमेंट है ए। अब सबसे पहले तो ए क्रॉस बी डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो? ए क्रॉस बी। तो 1 कॉमा ए और क्या आ जाएगा? 2 कॉमा ए। 1 कॉमा ए और 2 कॉमा ए। तो ए क्रॉस बी में जितने भी, यानी कि क्या आते हैं, संभव संख्या में उप समुच्चों की संख्या क्या निकालनी है? इसके सबसेट। इसके क्या निकालने हैं आपको? सबसेट। तो सबसेट का मतलब पाई अपने आप में एक सबसेट होता है, 1 कॉमा ए भी अपने आप में क्या होता है? एक सबसेट होता है। फिर 2 कॉमा ए भी अपने आप में क्या होगा? सबसेट। 1 कॉमा ए 2 कॉमा ए भी अपने आप में क्या होगा? सबसेट। यानी कि कुल मिलाकर अगर इसके सबसेट देखे तो फाई आ गया, 1 कॉमा ए आ गया, फिर 2 कॉमा ए आ गया, और फिर 1 कॉमा ए और 2 कॉमा ए आ गया।
ये कितने सबसेट बन गए, 1 2 3 4। तो इसमें जो रिलेशन बनेंगे वो कितने ही बनेंगे बेटा, 4। यानी कि इसके ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर उसमें कितने क्या बनेंगे, रिलेशन। अब वो 4 रिलेशन कैसे बन सकते, मान लीजिए ये ए सेट और ये आपका क्या है, बी सेट। ए में तो है 1 और 2 और बी में क्या है, ए। तो 1 का रिलेशन इसके साथ भी हो सकता है, ठीक है, और 2 का रिलेशन ये हो सकता है। यानी कि 1 का ए के साथ, का ए के साथ, या 1 का किसी के साथ ही नहीं हो, किसके साथ हो, 2 के साथ। तो कुल मिलाकर जो कंडीशनें बनने वाली हैं, उपसमुच्चय 4 है, तो इसके रिलेशन की स्थितियां कितनी बन सकती हैं, 4। आगे देखो, 4 का मतलब एक ये बना दिया, 1,2 ए लिख दिया। तो कोई भी रिलेशन अगर नहीं है, यानी कि एक रिलेशन इस तरीके का भी हो सकता है सिंगली। एक अगला अगर ग्राफ अपन बना दें तो 1,2 और क्या लिख दिया, ए। एक रिलेशन इस तरीके का भी हो सकता है कि सिर्फ 2 का किससे है, ए से, 1 का रिलेशन है ही नहीं। और 5 का मतलब कि उसका एक से भी रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से अपन कितने रिलेशन बना सकते हैं, 4 रिलेशन बना सकते हैं। तो सीधा सा मीनिंग ये है कि कल को यदि ए और बी में आप तो ए क्रॉस बी ज्ञात करें और उनके क्या निकाले, उप समुच्चयों की संख्या, उतने उसमें क्या बन जाएंगे, रिलेशन बन जाएंगे। तो कल को यदि एन ऑफ ए में पी अवयव है, एन ऑफ बी में क्यू अवयव है, तो पहले तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में अवयव कितने होंगे, एन ऑफ ए क्रॉस बी में अवयव होंगे क्या, पी क्यू। अब ये अवयव हुए पी क्यू, तो इनके क्या निकालोगे, सबसेट। इनके क्या निकालोगे, सबसेट। तो अपन ने पढ़ा है कि यदि एलिमेंट 2 हैं तो उनके सबसेट क्या बनेंगे, 2 की पावर n से। किससे बनेंगे, 2 की पावर n से। सबसेट में पढ़ा है अपन ने कि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट में 1 और 2 है, तो इसके सबसेट 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 और क्या हो गया, 2, यानी 4 बनेंगे 2 के, तो 2 की पावर n से। तो ऐसे ही एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में जो एलिमेंट होंगे टोटल, ये देखो पहले तो पी क्यू, यानी कि उनका गुणनफल। अब उनके सबसेटों की संख्या जो होगी, तो 2 की पावर क्या लगा दो, पी क्यू लगा दो। तो ये यानी कि इंपॉर्टेंट रिमार्क है किसके लिए, रिलेशनों की संख्या अगर आपसे पूछे। ऐसा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आपके एग्जाम में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है कि एन ऑफ ए में यानी कि 5 हो, एन ऑफ बी में 10 हो, तो उसमें उपस्थित रिलेशनों की संख्या, तो पहले तो उनका मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई जो भी आए उसके 2 की पावर में रख दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटे, संबंधों की संख्या आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटे रिलेशन के डोमेन और रेंज की ओर। इसकी और आगे बढ़ते हैं, डोमेन और रेंज। तो देखना, तो डोमेन और रेंज में एक रिलेशन अगर आपको दे रखा है तो उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि बुक की लैंग्वेज क्या होती है। कि मान लीजिए एक रिलेशन आपको दिया, 1,a, 2,b, 3,c। तो ऐसा अगर कल को आपको कोई रिलेशन मिलता है और इस रिलेशन का आपसे क्या पूछता है, डोमेन और रेंज, तो बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है बेटा कि रिलेशन के जो फर्स्ट घटक है, रिलेशन के जो फर्स्ट घटक है, ये ऑलवेज क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। तो आप तो सीधा से याद रखो कि कोई रिलेशन जिसके फर्स्ट घटक जो भी है वो ऑलवेज आपका क्या कहलाएगा, डोमेन। फिर कहानी किसकी आई, रेंज की। तो रेंज का मीनिंग है जो आपके पास सेकंड घटक बचे हैं, ये आपके ऑलवेज क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेंज। तो ये कहानी होती है किसकी, किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज। उसका जो फर्स्ट घटक है वो ऑलवेज उसका क्या है, डोमेन है, और उस रिलेशन का जो सेकंड घटक है वो ऑलवेज क्या है, रेंज है। आइए बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं, डोमेन और रेंज की क्या कहानी देता है ये। डोमेन और रेंज का तो चलो
कोई नहीं बेटा, बुक की लैंग्वेज आप तो डायरेक्ट याद रख लो, डोमेन और रेंज का कोई भी रिलेशन, उसका फर्स्ट घटक क्या कहलाता है, डोमेन, और सेकंड घटक क्या कहलाता है, रेंज। अगर इसको मैथमेटिकल पोर्शन में लिखना चाहें तो डोमेन लिखोगे x such that x belongs to A, कॉमा x कॉमा y belongs to R। ये लिखने का तरीका है, किसको, डोमेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बुक की लैंग्वेज में। भी यानी कि रिलेशन, कोई रिलेशन A से B में दे रखा, तो उस रिलेशन का डोमेन x such that x belongs to A। x जो है किससे लेना है आपको, A से, तो A का जो घटक है वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और एक्स वाई क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमिक युग्म, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक रिलेशन। ऐसे ही रेंज को डिफाइन करने का तरीका होगा एक्स सच दैट वाई बिलोंग्स टू क्या, बी, कि वाई किस में से लिया गया हो, बी में से। वाई जो होगा, रेंज होगा, वो किस में से लेना है, बी में से। और वही एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या हो, एक रिलेशन दे रखा हो कि एक्स कॉमा वाई के रूप का कोई रिलेशन है, तो ये जो वाई का मान कहलाएगा, और वाई का मान किस में से लिया गया हो, सेट बी में से लिया गया हो, मीनिंग वो आपका उस रिलेशन का क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, रेंज कहलाएगा। तो ये कंडीशन हो गई अपना डोमेन और रेंज के किसी फंक्शन के लिए। तो इंट्रोडक्शन हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, और अपन ने किसको पढ़ लिया, रिलेशन को पढ़ लिया। इसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है फंक्शन की। किसकी बात आती है, फंक्शन की। तो आइए बेटे फंक्शन को देखते हैं कि अपना एक फंक्शन क्या कहलाता है। तो पहले तो कंडीशन देख लेते हैं, एक रिलेशन यानी कि एक फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। तो फंक्शन के लिए आपसे कहा गया, और क्या कहा गया, एक समुच्च ए से समुच्च बी में कोई संबंध एफ एक फलन कहलाता है। यानी कि कल को अगर फंक्शन बनना है तो वो क्या रहा होगा, एक रिलेशन रहा होगा। क्या रहा होगा, रिलेशन। बट जरूरी नहीं कि ऑल रिलेशन क्या हो, एक फंक्शन हो। तो ये आगे कैटेगरी समझा रहा है कि एफ ए से बी में कोई रिलेशन रहा है, और वो रिलेशन क्या बनना चाहता है, एक फंक्शन बनना चाहता है। तो फंक्शन बनने के लिए क्या स्थिति कही, यदि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में, ये बात नोट करने की इंपॉर्टेंट ये चीज है, एक और केवल एक प्रतिबिंब। क्या कहना चाह रहा है, ए से बी में कोई एक रिलेशन है, तब वो फंक्शन एफ कहा जाएगा जब समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किसमें बन जाना चाहिए, बी में। और केवल कैसा प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब बने, तब जाके वो आपका क्या कहलाएगा, रिलेशन किस में बदलेगा, फंक्शन में बदलेगा। तो ध्यान देना बेटे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन सीखते हैं कि ये आपसे लैंग्वेज क्या कहना चाहते। फॉर इजी, कि मान लीजिए कोई सेट ए जिसमें 1 2 3 और 4 एलिमेंट हैं, कोई सेट बी जिसमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एलिमेंट, और ये ए से बी में क्या है, एक रिलेशन है। तब ए से बी में ये फंक्शन बनने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, तो ध्यान देना कि यहां 1 2 3 4 ये हो गया आपका ए बी सी और डी, ये बी सेट। अभी फिलहाल ये क्या लिखा है मैंने, एक रिलेशन है। रिलेशन कैसा है कि 1 का रिलेशन ए से है, का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन सी से है, और डी का रिलेशन, वो 4 का रिलेशन किससे है, डी से। तो कल को मान लीजिए ऐसा रिलेशन ए से बी में आपको दे, और आपसे कहा कि अब बताइए कि ये जो रिलेशन आर है वो एक फंक्शन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। तो फंक्शन तब कहेगा, तो डेफिनेशन को ध्यान से समझना, कि यदि समुच्च ए का प्रत्येक अवयव, तो किसकी बात कर रहा है, सेट ए की, और सेट ए के प्रत्येक अवयव की, क्या, प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में एक और केवल एक क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब। तो मैंने अभी कहलाया
कि समुच्चय बी के जो भी घटक होते हैं वो ए के क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो यानी कि प्रत्येक का रिलेशन किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, प्रत्येक का रिलेशन होना चाहिए किसमें, बी में। और वो रिलेशन हो तो सही, लेकिन वो रिलेशन भी ओनली एंड ओनली वन, केवल और केवल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं जिसका रिलेशन नहीं बन रहा हो, बिल्कुल बन रहा है प्यारे बच्चों, इस सबका रिलेशन बन रहा है बी में, ठीक है। लेकिन वो रिलेशन भी चेक कर लो, एक का एक ही है ना, कहीं एक के रिलेशन दो से तो नहीं जा रहे, एक का संबंध दो से तो नहीं है। तो 1 का रिलेशन केवल ए से है, 2 का रिलेशन केवल बी से है, 3 का रिलेशन केवल सी से है, और 4 का रिलेशन केवल किससे है, डी से है। मीनिंग ए से बी में एक रिलेशन है, प्रत्येक अवयव का रिलेशन है, और केवल एक रिलेशन है। तो मीनिंग ये ए टू बी का कोई रिलेशन एप सच दैट क्या कहा जाएगा, ए टू बी, यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, फंक्शन में कन्वर्ट, यानी कि इस रिलेशन को क्या कहा जाएगा, फंक्शन। बुक की डेफिनेशन कहती है कि सेट है का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, और दूसरा इन एलिमेंटों का रिलेशन केवल और केवल एक का एक के साथ होना चाहिए। आइए अपन कुछ एग्जाम्पल लेकर यानी कि बातों को समझते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन के लिए मैं दो चार एग्जाम्पल देता हूं आपको। फॉर इजी वो देख रहे हैं अपन बाई मैपिंग। तो क्या कहानी होगी कि मान लीजिए ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी और क्या है, ई है। 1 का रिलेशन से, का रिलेशन ए से, 3 का रिलेशन सी से, 4 का रिलेशन डी से। यानी कि ये फिलहाल अभी मैंने ए से बी में क्या लिखा है, एक रिलेशन लिखा है, और मैं चेक करूंगा कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। फिर अपन यानी कि सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फॉर इजी ये सेट ए जिसमें प्लस माइनस गुणा और क्या है, भाग। ये सेट अपना क्या हो गया, में अपन ने कुछ भी ले लिया, अल्फा बीटा गामा और फाई, ठीक है। प्लस का रिलेशन अपन ने करा दिया फाई से, भाग का रिलेशन करा दिया अल्फा से, गुणा का करा दिया गामा से, और माइनस का करा दिया किससे, बीटा से। और ए से बी में ये क्या है, एक रिलेशन है। इस रिलेशन को अपन को चेक करना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। आगे बढ़े बेटे, तो अपन ने यानी कि फॉर इजी ये कोई सेट ए है, और ये कोई सेट क्या है, इसमें अपन ने मान लिया क्या है, पी आर और एस। इसमें अपन ने मान लिया ए बी सी डी ई और एफ। तो देखना कि इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, और इसका रिलेशन इससे हो गया। यानी कि ये कोई अभी फिलहाल एक रिलेशन है, फिलहाल क्या है, एक रिलेशन। अपन को चेक करना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल फॉर इज कि ये कोई सेट ए 1 2 3 4, ये कोई सेट बी ए बी सी डी ई एफ जी, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और इसका इससे। ये भी क्या है, एक
रिलेशन आर है, चेक करेंगे कि एक फंक्शन है या नहीं। और चीज चेक कर लेते, फॉर इज क्या, यह सेट ए अल्फा बीटा गामा, और ये सेट बी 1 2 अल्फा के साथ बीटा के साथ, ये कोई रिलेशन है। फॉर 5 और लिख दो। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिनका इनका इसके साथ क्या है, रिलेशन है। इसके साथ क्या है, रिलेशन। और इस रिलेशन में अपन को ढूंढना है कौन सा तो फंक्शन है। और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ही, गामा यहां लिख देते, पाई का रिलेशन और कर। अब देख, तो क्या फंक्शन, कब कोई रिलेशन फंक्शन होगा और कब कोई रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, इस बात को चेक कर। तो किताबी ज्ञान यानी कि किताबी डेफिनेशन क्या कहती है, सेट से को पकड़ो, इसको पकड़ो सेट से, और सेट्स ए को पकड़ने के बाद देखो कि प्रत्येक अवयव का इमेज है कि नहीं है बी में। ठीक है, अगर इमेज है तो फिर इस बात को भी चेक करो कि वो इमेज केवल एक का एक से ही होना चाहिए, तो फंक्शन कह दो। तो जैसे चार थे, अपन को सबसे तीर जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि प्रत्येक का क्या है, इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है किसमें, बी। अब देखो कहीं एक का दो तो नहीं जा रहा है, एक का सिर्फ बी से है, दो का ए से है, थ्री का सी से है, फोर का डी से। यहां से कोई लेना देना नहीं है अपन को कि यहां कोई एलिमेंट छूटे या नहीं छूटे। अपन को तो सिर्फ और सिर्फ बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसको फोर्स में रखना है, किसको माइंड में रखना है, सेट्स ए को माइंड में रखना है। और सेट्स ए आपका क्या कहता है कि सेट्स ए कहता है, वो डेफिनेशन कहता है सेट्स ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसका रिलेशन ना बना हो, और वो रिलेशन केवल और केवल एक का एक के साथ ही हो। तो इधर से क्या रहता है क्या नहीं रहता है कोई लेना देना नहीं। मीनिंग आपका ये क्या कहलाया, आपका ये कंडीशन क्या कहलाई, एक फंक्शन कहलाया, यानी कि रिलेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फंक्शन में। इसके बाद इसको बढ़े कि चार एलिमेंट थे, चार का चार से नजर आ रहा है और एक का केवल एक से है, यानी कि क्या है, फंक्शन। यानी कि ये फंक्शन हुआ, रिलेशन जो था ये भी आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। आगे देखें अपन यहां कि देखा चार थे, चार का रिलेशन है, बट जैसे ही मैं आर पे गया तो एक का रिलेशन किसके साथ हो गया प्यारे बच्चों, दो के साथ हो गया, यानी कि ये फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है। तो देखिए बेटे कि अपन ने देखा कि चार एलिमेंट थे, रिलेशन यानी कि सबका इमेज बन तो रहा है बी में, बट जैसे ही मैंने आर को देखा एक का एक से होना चाहिए, बट आर का सी से भी हो गया और डी से भी, यानी कि ये फंक्शन डिफाइन, ये रिलेशन है वो फंक्शन नहीं। ऐसे इस पे गए 1 2 3 4 सबका एरो बना हुआ है, ठीक है, एक का एक से ही है ना, यहां से तो एक का एक से ही है, तो एक का एक से है। अब वहां से अगर यूं आ रहा है तो उसका कोई फर्क नहीं, 2 का बी से है, ठीक है, 3 का बी से हो सकता है, बट 3 का अदरवाइज किसी और के साथ नहीं है। मीनिंग ये भी आपका क्या हुआ, फंक्शन हुआ, ये भी आपका क्या हुआ, फंक्शन। आगे इसकी ओर बढ़ते हैं, देखना अल्फा बीटा गामा, यहीं देखो पहली कंडीशन ही फेल हो गई, 5 रिलेशन ही नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट का इसके साथ रिलेशन ही नहीं है, मीनिंग ये भी क्या नहीं है, डज नॉट फंक्शन।
तो देखो बेटे ये तो बुक की लैंग्वेज थी। अब इन जनरली अपन को कैसे याद रखना है कि कब मैं इस रिलेशन को फंक्शन कह पाऊं, कब इस रिलेशन को नहीं कह पाऊं। तो जब भी कोई रिलेशन ए टू बी में होता है तो ये जो ई होता है वो आपका क्या होता है, सन, पुत्र मानो इसको, और बी को क्या मान लो, फादर मान लो, या पेरेंट्स भी कह सकते हो, पेरेंट्स मान। बस इतना सा याद रखो आप कि फर्स्ट अगर ए टू बी में कोई रिलेशन है तो ए आपका क्या हो गया, सन या डॉटर हो गया या पुत्री, और बी आपका क्या हो गया, फादर मदर, यानी कि उसको क्या कह सकते हो, पेरेंट्स। अब यदि जो इन जनरल लाइफ में अगर जो रिलेशन ठीक है, वैलिड रिलेशन है, तो मीनिंग फंक्शन कहा जाएगा। अगर वैसा इन जनरल लाइफ में वो रिलेशन इनवैलिड है, गलत रिलेशन है, तो फिर वो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आइए समझते हैं कि यहां कोई यानी कि पुत्र थे 1 2 3 4 और उनके पेरेंट्स, वन का पेरेंट्स बी, बिल्कुल। कोई पिता था बी जिसका एक पुत्र है, ठीक है। कोई पिता था ए जिसका पुत्र क्या है, 2 है। कोई पिता सी जिसका पुत्र क्या है, 3, या ऐसे कह दो कोई पुत्र 4 था जिसके पिता का नाम क्या है, डी। यहां क्या एलिमेंट छूट गया, ई। इसका मतलब ये कोई पेरेंट्स है, क्या है, पेरेंट्स है, और इस पेरेंट्स के कोई भी संतान नहीं है, ना तो पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। तो बिल्कुल इन जनरल लाइफ में ऐसा ही होता है कि ऐसा कोई पेयर हो, ऐसा कोई पेरेंट्स हो, ऐसे माता पिता हो जिसके क्या नहीं हो, कोई संतान नहीं हो। तो ये रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, वैलिड रिलेशन है, अर्थात इसकी कैटेगरी में रखा जाएगा, फंक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे जैसे ये आपका वही सन हो गया और ये क्या हो गया, फादर या यानी कि मदर हो गया। तो अपन ने देखा कि 4 पुत्र, तो प्लस कोई पुत्र जिसके पिता का नाम क्या है, 5, बिल्कुल हो सकता है। माइनस कोई पुत्र है जिसके पिता का नाम क्या है, बीटा, हो सकता है। क्रॉस कोई पुत्र है जिसके पिता कौन है, वाई है, हो सकता है। भाग कोई पुत्र है जिसके पिता क्या है, अल्फा है, हो सकता है। यानी कि एक एक पुत्र है और उनके पिता भी। तो मीनिंग वैलिड रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, वैलिड रिलेशन है, और वैलिड रिलेशन है तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, फंक्शन की कैटेगरी। अब इसकी ओर चल कि पी कोई पुत्र जिसका पिता क्या, ए, क्यू कोई पुत्र जिसका पिता कौन, बी। अब आर कोई पुत्र था जिसके पिता कौन कौन नजर आ गए आपको, सी और डी नजर आ गए। मीनिंग एक बेटे के कितने कितने बाप हो गए, 2 बाप हो गए। यानी कि ये रिलेशन वैलिड रिलेशन नहीं है, वैध रिलेशन नहीं है, गलत रिलेशन ये है। और गलत रिलेशन को कभी भी किसकी कैटेगरी में नहीं रखते हैं, फंक्शन की कैटेगरी में। कि कभी यानी कि एक बेटे के कितने बाप शो कर दिए इसने, 2, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होता है। मीनिंग ये आपका फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आए। आगे इसके लिए बढ़े कि 1 कोई पुत्र जिसका, वो 1 पुत्र है जिसके पिता का नाम क्या है, ए, बिल्कुल हो। अब 2 और 3 पुत्र हैं, उनके पिता कौन है, बी। तो एक पेरेंट्स के 2 या अधिक क्या हो सकते, संतान हो सकती है। यानी कि ये की कैटेगरी में आएगा, आपके फंक्शन की कैटेगरी में आएगा यहां तक। फिर 4 है तो 4 का पिता कौन है, बिल्कुल ठीक है। अब ये डी ई एफ जी बच गए, यानी कि ये कोई पेरेंट्स थे, ये क्या थे, कोई पेरेंट्स थे जिनके एक भी संतान नहीं हुई। तो ये भी रिलेशन जो था वो कैसा रिलेशन था प्यारे बच्चों, वैलिड रिलेशन था। अर्थात ये किसकी कैटेगरी में कहलाया, फंक्शन की कैटेगरी। अब यहां देखा जाए कि अल्फा बीटा गामा, अगर मैं इसकी बात करूं कि अल्फा पुत्र जिसके पिता का नाम 1 है, बीटा कोई पुत्र जिसके पिता का नाम 2 है, गामा कोई पुत्र जिसके पिता का नाम क्या है, 1, बट 5 पुत्र, तो बिना पेरेंट्स के संतान आ सकती, इम्पॉसिबल, कभी संभव ही नहीं है कि बिना संतान के क्या आ जाए, कोई संतान आ जाए। तो मीनिंग ये रिलेशन भी कैसा हो गया, ये नाजायज हो गया, ठीक है। यानी कि इसको रिलेशन में, वैलिड रिलेशन में नहीं रख सकते। तो वैलिड रिलेशन में अपन नहीं रख सकते, मीनिंग इसको किसकी कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा, फंक्शन की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि कब कौन सा फंक्शन रिलेशन में होता है, कब कौन सा में नहीं होता। तो ये था एक बेसिक डेफिनेशन फंक्शन का, जिसको अपन ने बुक की लैंग्वेज क्या कहती है,
और इन जनरली अपन कैसे एक फंक्शन याद रख सकते हैं। अब बेटे फंक्शनों के कुछ टाइप, उनके ग्राफ और उनसे रिलेटेड डोमेन, रेंज और कोडोमेन की कहानी भी अपन को याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी आती है आपका कुछ फलन और उनके आलेख, और इनके साथ साथ अपन इसमें पढ़ेंगे उनके डोमेन और रेंज, और साथ के साथ कोडोमेन। या डोमेन और रेंज तक तो देखो बेटे। कोई फलन और उनके आलेख, तो पहला फंक्शन आपको कहा गया तत्समक फलन, को बोलते हैं एडेंटीज फंक्शन। तो देखते हैं एडेंटीज फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू R द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन f सच दैट R2R है। कि कोई फलन है f सच दैट R2R और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको क्या दिया गया, y दिया गया। तो f सच दैट R2R, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y और x बिलोंग टू R द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन। कि ये जो x का मान है वो किस में से ले, R में से। ये कैसी वैल्यू प्राप्त होती रहे, आपको वास्तविक वैल्यू प्राप्त होती रहे, तब उसे f सच दैट R2R, इस प्रकार के फलन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तत्समक फलन। तो क्या कहने का मीनिंग इतना है, कोई फलन f सच दैट R2R तत्समक कहलाएगा यदि f ऑफ x इक्वल टू क्या हो, y, और x बिलोंग्स टू R के लिए y ऑलवेज कैसी संख्या प्राप्त करता रहे, वास्तविक संख्या प्राप्त करता रहे। कैसी संख्या प्राप्त करता रहे, वास्तविक संख्या प्राप्त करता रहे। यानी कि जब x का मान यहां क्या रखोगे वास्तविक संख्या में से, तो y भी कैसी संख्या प्राप्त करती रहे, वास्तविक संख्या। तब उस फंक्शन को कहा जाता है f सच दैट R2R कहा जाएगा। तो वो ही आपका क्या कहलाएगा, एडेंटीज फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडेंटीज फंक्शन कहलाएगा, तत्समक फलन कहलाएगा। तो ये तो बेसिक छोटी सी डेफिनेशन हो गई एडेंटीज फंक्शन। कोई भी वास्तविक फलन x बिलोंग टू R के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y एक तत्समक फलन कहलाएगा। कब, जब यानी कि वो क्या हो, f सच दैट R2R के लिए वास्तविक मान आपको देता रहे। अब बात आती है कि एक वास्तविक मान फलन का ग्राफ कैसा होता है, उसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। तो आइए बेटे, तो ध्यान देना, सबसे पहले y इक्वल टू आपको मिला एफ ऑफ एक्स और f सच दैट R2R, कि कोई फंक्शन R से R में डिफाइन है और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टाइप का कोई फंक्शन है, मीनिंग वो आपका क्या है, तत्समक फलन, एडेंटीज फंक्शन। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो तत्समक फलन का अगर ग्राफ देखें अपन, तो तत्समक फलन का ग्राफ बेटे ऑलवेज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इक्वल टू एक्स, क्या है, y इक्वल टू एक्स। और y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। यानी कि ये हो गया आपका y इक्वल टू किसका, x का ग्राफ। कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y बराबर क्या है आपके पास, x है। जैसे जैसे x का मान रखोगे, जैसे x का मान 0 तो y का मान, मीनिंग ये रेखा कहां से पास करेगी, ओरिजिन। ठीक है, अब अगर x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है, पॉजिटिव। मीनिंग एक तो इस क्वाड्रेंट से, और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x नेगेटिव है तो y भी आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव। क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू तो y की भी कैसी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। तो मीनिंग अपन को पता चल गया कि y इक्वल टू एक्स जो एडेंटीज फंक्शन है वो ओरिजिन से पास करेगा, और x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट और कहां से गुजर जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद आता है इसका डोमेन।
क्या आता है, डोमेन। तो मैं आपको बता दूं, अगर बेटे वो आपको फंक्शनों के ग्राफ पता है तो आपसे आप मैथ की बहुत सारी समस्याओं का बहुत इजी वे में क्या कर सकते हो, समाधान कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कुछ बेसिक फंक्शन है उनके तो ग्राफ आने ही आने चाहिए। जैसे तत्समक फलन आपको मिले तो उसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता है ओरिजिन से, मूल बिंदु से। तो यानी कि अब डोमेन की बात आती है, तो अगर कोई फंक्शन का ग्राफ आपको पता है तो एक्स अक्ष का जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड होता है कि एक्स अक्ष पर वो ग्राफ जितना फैलता है वो ऑलवेज उसका डोमेन कहलाता है, और वाई अक्ष पर जितना उसका फैलाव होता है, एक्सपेंशन होता है, वो उसका क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है, तो बात को ध्यान से समझना कि क्या तो इसका डोमेन रहने वाला है और क्या इसकी रेंज रहने वाला, इस बात के बारे में चर्चाएं। तो मैंने अभी कहा कि जो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये क्या है, वाई डैश। तो एक्स अक्ष पर इसका फैलाव कि आप अगर यहां देखें तो भी मिलेगा, यहां देखें तो भी मिलेगा, कहीं भी आप जाएं आपको एक्स इनफाइनाइट तक जा रहा है वैल्यू मिलती है। इधर को भी एक्स डैश पर जाएं तो आपको हर बार किसकी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव पर भी इसकी वैल्यू मिल रही है। तो ये माइनस इनफाइनाइट होता है और ये प्लस इनफाइनाइट होता है। तो यानी कि एक्स अक्ष पर इसका अगर अपन कल को फैलाव देखें तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा। तो यानी कि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वाई का मान भी बढ़ता जाएगा, नहीं एक्स के लिए यानी कि आपको वैल्यू मिल रही है, यानी कि ऐसे फैल रहा है तो एक्स अक्ष पर ये बढ़ता जाए, इधर को नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि वाई अक्ष पर भी इसका क्या है, फैलाव। तो डोमेन जो हो गया माइनस इनफाइनाइट से प्लस का क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब डोमेन को आप क्या भी लिख सकते हो, डोमेन का मतलब किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू आर, चाहे तो ऐसे लिख दे और चाहे ऐसे लिख दे, दोनों बात। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज का मतलब इस ग्राफ का वाई अक्ष पर फैलाव, ग्राफ का वाई अक्ष पर फैलाव, एक्सपेंशन। देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है यानी कि वाई अक्ष पे भी बढ़ रहा है और इधर को वाई डैश पर भी बढ़ रहा है, तो इसका रेंज भी जो होगा वो भी माइनस इनफाइनाइट से क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट। या इसको भी कह सकते हो, रेंज को y से डिनोट करते हैं तो y बिलोंग्स टू क्या भी लिख सकते, r भी लिख सकते। तो ये अपन ने पढ़ा एक आइडेंटिटी फंक्शन, एक तत्समक फलन क्या होता है, और फिर उसका पढ़ा ग्राफ, और फिर उसका पढ़ा डोमेन और रेंज। आगे बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट टाइप की ओर। अगला आपको मिला है अचर फलन। क्या मिला है, अचर फलन। तो देखिए अचर फलन में क्या होता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां c क्या है, एक अचर फलन है, तब x बिलोंग टू r के लिए ये कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाता है, अचर फलन कहलाता है। अचर फलन का मतलब है कि आपको दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और वो किसके बराबर है, c के बराबर। यानी कि आप लिख सकते हो y इक्वल, क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू सी। ये y इक्वल टू सी जो है वो आपका क्या कहलाए, एक अचर फलन कहलाए। कि अब x बिलोंग टू r के लिए कोई फंक्शन f सच दैट r2 क्या हो, r हो। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, जहां c क्या है, एक अचर है। प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए y आपको कैसी वैल्यू दे, c वैल्यू दे, तो वो आपका क्या कहलाता है, अचर फलन। अब इसकी बात आती है ग्राफ की। देखना अचर फलन का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, एक्स डैश और वाई डैश। अब बात को ध्यान से समझना, y इक्वल टू और c इज कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट। तो बात को कि y बराबर c, कांस्टेंट का मतलब स्थिर, कांस्टेंट का मतलब स्थिर। तो y तो स्थिर हो गया किस पर, c। तो y बराबर c का मतलब कल को मान लीजिए ये पॉइंट जो है आपका क्या है, c।
ये पॉइंट क्या है, सी, यानी कि 0, C, वाई अक्स की जो वैल्यू है, तो इस पॉइंट को अगर दें तो 0, C देंगे। क्या नाम देंगे, 0, C। अब देखना कि y तो बदल नहीं सकता, चाहे x जो मर्जी आप रखे, कि x का मान कुछ भी रखे आप, नेगेटिव रखे, पॉजिटिव रखे, जो मर्जी रखे, y स्थिर हो गया, यानी कि y बदल नहीं सकता। तो बदल कौन ही रहा है, आप किसकी वैल्यू पुट किए जा रहे हो, x की वैल्यू पुट किए जा रहे हो, बट y पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, y तो एक स्थिर हो गया। तो इसका जो ग्राफ जाएगा बेटे, वो इस तरीके से जाएगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया y इक्वल टू सी का ग्राफ, y इक्वल टू सी का ग्राफ। अब यहां भी बात आती है डोमेन और रेंज की, यहां भी किसकी बात आती है, डोमेन और रेंज की। देखना, अभी मैंने कहा कि अगर ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, मीनिंग एक्स अक्ष पर जो उसका फैलाव है वो उसका डोमेन। तो इस ग्राफ ऐसे बना तो एक्स अक्ष पर इधर को भी ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, इधर को भी माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट तक, यानी कि इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, या इसको कह सकते हो x बिलोंग्स टू r। अब रेंज को देखना, तो रेंज का मतलब x की कुछ भी वैल्यू रखी आपने, यहां 1 रख लिया, यहां 2 रख लिया, यहां 3 रख लिया, यहां -1 रख लिया, यहां -2 रख लिया, आपने जो मर्जी आया वो रखा, बट ये हिलाई नहीं यहां से, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी ऑलवेज आपको जो मर्जी आए मान रखो, ये कितना मान देता गया, सी मान देता गया। तो रेंज आपको दिखाना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर से, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या दिखाना है, सी। तो इसका डोमेन तो x बिलोंग्स टू r हो गया, बट इसका रेंज क्या हो गया, ये था आपका क्या, कांस्टेंट फंक्शन। आगे बढ़ते हैं बेटे फंक्शन की ओर। अगला है बहुपदीय फलन या बीजीय फलन। पहले तो समझते हैं कि ये पोलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, किसको समझते हैं कि ये पोलिनोमियल जो फंक्शन है वो होता क्या है। तो देखना, एफ सच दैट आर टू आर, कि कोई फलन परिभाषित है आर से आर में, एक बहुपदीय फलन कहलाता है यदि आर के प्रत्येक एक्स के लिए, कि ये एक्स कहां से लिया गया हो, आर से, फर्स्ट वाले से, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब पोलिनोमियल फंक्शन ये होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि y इक्वल टू ए नॉट ए एक्स स्क्वायर a3x³ प्लस डॉट 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 a n-1 x की पावर n-1 प्लस a n x की पावर n, ये कहलाता है पोलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन। बहुपदीय का मतलब अगर मैं केवल कल को इतने से फलन की बात करूं तो ये a नॉट, अब मैं आपको बता दूं कि a नॉट, a1, a2, a3, a0 जो भी कांस्टेंट है, और x, x² x³ ये लीनियर। तो y इक्वल टू एक्स नोट है, यानी कि a नोट है, कांस्टेंट है, तो इतने से फलन को कहा जाता है अचर फलन, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहा जाता है, कांस्टेंट फंक्शन। अब मान लीजिए कल को इस फंक्शन में इतना इंक्लूड कर लिया जाए, इतना, कि अब फंक्शन ये हो गया कि y इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x। तो आपने पढ़ा है इसको कि लीनियर की मैक्सिमम पावर कितनी, 1, यानी कि y इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a1x प्लस a नॉट, ऐसे लिख लो। तो लीनियर की मैक्सिमम पावर a को, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर a को, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, तो लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहलाया ये, लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। अगर इसी में ये टर्म्स और ऐड कर ले
तो x की पावर कितनी हो गई, शामिल हो गई। तो मीनिंग ये कैसा कहलाए, द्विघात बहुपद। अगर इसी फंक्शन में यहां तक और इंक्लूड कर ले तो ये कहलाया अपना क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद। अब बहुपद के लिए ऐसा इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन की खास बात समझ रहे हो आप, कि जो भी वेरिएबल है इसकी खास बात होती है। और वो खास बात क्या होती है पोलिनोमियल, कि ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या है। यहां ए नॉट लिखा है मीनिंग एक्स की पावर 0। अब इसकी खास बात लीनियर क्या है, ए नॉट एक्स की पावर 0 एंड 0 1 2 3, यानी कि इस वेरिएबल की पावर ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ही वो पोलिनोमियल कहलाएगा। अन्यथा वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा ही नहीं। कि कल को मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी, एक्स की पावर कितना दे दिया 2/3। अब 2/3 क्या होल नंबर में इंक्लूड होता है क्या, नहीं होता है, पूर्ण संख्या है, यानी कि पूर्ण संख्या है ही नहीं, 2/3 है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर अगर किसी भी पोलिनोमियल यानी किसी भी इक्वेशन में आ जाए फिर वो बहुपद नहीं है। क्या नहीं है वो बहुपद। तो आइए इसकी ये लैंग्वेज क्या कहना चाहता है कि पोलियन फंक्शन कि एफ सच दैट R2R एक बहुपदीय फलन कहलाता है, एक्स के लिए y इक्वल टू ऐसा इक्वेशन हो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोलिनोमियल के लिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ने कहा जहां n ऋणेतर पूर्णांक, ये है मेन चीज, कि ऐसा इक्वेशन तो हो बट ये जो पावर n आ रही है, ये पावर क्या आ रही है, n जो आ रही है वो ऋणेतर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि उसका मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो अगर वो यानी कि पूर्णांक ऋणात्मक नहीं है, यानी कि पूरा इंटीजर की कहानी मैं आप लोगों को बताऊं, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये 0, ये 1 2 ऐसे चलता है, -1 -2, तो ऋणोत्तर नहीं होना चाहिए, यानी कि कैसा हो 0 से लेके, तो आप डायरेक्ट याद रख लें कि जहां n जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तभी वो जो पद दे रखा है वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इस x की पावर काम करेगी, क्या काम करेगी, x की पावर। और अपन देख पा रहे हैं कि x की पावर n है, वो n या तो 0 1 2 3, यानी कि n को होना पड़ेगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ही वो पोलिनोमियल कहलाएगा, अन्यथा पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये कह जैसे इसने एग्जांपल दिया x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 3 है 2 है कुछ नहीं है, तो x की पावर क्या है, मीनिंग सारे क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। x की पावर 4 है, x की पावर 1 है, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट क्या है इससे कोई लेना देना नहीं, अपन को वेरिएबल की पावर ढूंढनी, और वो पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना, वो पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तभी अपन कहेंगे कि वो क्या है, पोलिनोमियल बहुपद है। तो ये कहानी हो गई पोलिनोमियल फंक्शन। एक पोलिनोमियल फंक्शन कब होता है, तो ऐसा इक्वेशन हो और उसमें जो n हो वो क्या हो, एक होल नंबर हो, 0 1 2 3 4 हो, तो वो पोलिनोमियल कहा जाएगा। जो पोलिनोमियल से जो बनता है, अचर फलन भी यहीं से बनता है, रैखिक फलन भी यहीं से बनता है, द्विघात पोलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी यहीं से बनता है, त्रिघात बहुपद भी यहीं से ही बनता है, ऐसे ऐसे ऐड करते जाओ। अब देखना इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन, पोलिनोमियल से रिलेटेड कैसे कैसे फंक्शन आपको मिल सकते हैं। तो देखना बेटा, फॉर इजी कि आपको f सच दैट R2R दिया और f ऑफ x इक्वल टू दे दिया क्या, एक्सिस, ये कोई पोलिनोमियल फंक्शन आपको दे, तो f ऑफ x इक्वल टू वाई स्क्वायर को आप y बराबर भी लिख सकते हैं कि y बराबर f ऑफ x इक्वल टू क्या भी लिख सकते हो, एक्सिस। तो ये कंडीशन आपको दे दे
अब आपसे पूछा कि इस पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ क्रिएट और इस पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन और रेंज बता। पोलिनोमियल फंक्शन इसलिए है कि x की पावर 2 है, मीनिंग होल नंबर है। तो देखना बेटे पहले तो इसका ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होना है। तो ग्राफ की बात करें तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो ऑलवेज किसके रूप का बनता है, परवलय के आकार का। कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। कि कल को वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ आपको कैसा दिखना है, तो एक्स वाई। तो देखना बेटा कि आपने x के स्थान पर 0 रखा तो y भी आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया। y भी आपको कितना मिल गया, 0। फिर अपन ने देखा कि अपन ने x के स्थान पर 1 रखा तो y भी मुझे कितना मिल गया, 1 मिल गया। अगर 2 रखा x के स्थान पर तो ये 4 मिल गया। फिर -1 रखा x के स्थान पर तो +1 मिला। ऐसे ही -2 रखा तो प्लस का क्या मिला, 4 मिला। अब इससे ग्राफ क्रिएट कि x का मान 0 तो y का मान भी 0, यानी कि ये जब x का मान 1 तो y का मान 1। कि मान लीजिए ये x का मान 1 है और ये y का मान 1 है, तो ये दोनों लगभग कहाँ मिलेंगे, यहां मिलेंगे। फिर x का मान 2 13, तो y का मान कितना चला गया, 4। तो ये 1 है तो लगभग 4 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। फिर आगे देखा कि x का मान -1 तो y का मान तो आपको वापस क्या ही मिला, 1 मिला। फिर x का मान कितना रखा, -2 तो y का मान आपको कितना मिल गया, 4। तो ये किस तरीके का काम कर रहा है, इसको मिला दें आप। तो अपन ने देखा कि बेटा कुछ इस तरीके का ये शेप बना। तो यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका आपको डायरेक्ट भी याद रखना है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऑलवेज ऐसा बनेगा। अब ऐसा बन गया तो अपन को इसकी क्या चाहिए, डोमेन और रेंज। और एक क्या चाहिए, इसकी रेंज चाहिए। एक इसकी क्या चाहिए, रेंज। अब देखते हैं डोमेन और रेंज। तो अभी मैंने आप लोगों से क्या कहा कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आपको पता है तो उसका प्रसार देखो। एक्स एक्स पर जो एक्सपेंशन है उसका एक्सपेंड है, जो भी प्रसार है वो उसका क्या कहलाएगा, डोमेन। और वाई एक्स पर जो उसका एक्सपेंशन है, प्रसार है, वो उसका क्या कहलाएगा, रेंज। तो आइए कि मैं एक्स एक्स की ओर बढ़ता हूं तो यहां भी मुझे ग्राफ मिला, यहां भी मिला, यहां भी मिला, ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर को भी मिलता, इधर को भी मुझे मिला, इधर को भी, यानी कि सब जगह मुझे, यानी कि एक्स एक्स जैसे जैसे फैल रहा है तो ये भी आगे फैलता जा रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मुझे वैल्यू मिलती गई। तो इसका जो डोमेन हुआ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिख दो, या एक्स बिलोंग टू क्या लिख दो, आर। अब बात आती है रेंज। अब रेंज को समझ, तो रेंज के लिए वाई एक्स पर फैलाव। तो वाई एक्स पर मैंने जैसे ही फैलाव देखा तो ये 0 है। अब 0 से नीचे आ ही नहीं सकता। 0 से नीचे आ रहा है क्या, आ नहीं रहा, यानी 0 तो मिल रहा है। तो 0 शामिल है तो क्लॉज इंटरवल लगाओ और 0 लिख दो। अब मैं वाई एक्स पर पॉजिटिव मान मिलता गया मुझे, और कहां तक, इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव क्या लगा दो, इनफाइनाइट, और ओपन इंटरवल लगाओ। जो चीज शामिल नहीं है, आज तक इनफाइनाइट का पता नहीं चला है, ये आपका क्या हो गया, इसका रेंज हो। ऐसे ही अगर अपन एक एग्जांपल और देखें पॉलिनोमियल कि कल को मान लीजिए आपको एक फंक्शन मिले एफ सच दैट आर टू आर और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, और आपसे कहा कि इसका ग्राफ क्रिएट करो और इसकी डोमेन और रेंज बता। तो आइए बेटे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का मीनिंग यही है कि वाई इक्वल टू एक्स क्यू। तो अगर इसके ग्राफ की अपन बात करते हैं तो ये मान लीजिए x है, ये क्या है, y।
तो देखना जैसे जैसे x का मान रखेंगे किसका मान आना चाहिए, y का। तो x का मान मैंने 0 रखा तो y भी मुझे कितना मिल गया, x का मान मैंने 1 रखा तो y का मान भी मुझे कितना मिल गया, 1 मिल गया। बट x का मान मैंने कितना रखा, -1, तो y का मान भी मुझे कितना मिला, -1। x का मान मैंने 2 जैसे ही रखा तो y बहुत ज्यादा जंप कर गया और कितना मिल गया, 8, 2 का क्यूब 8। मैंने -2 रखा तो ये कितना मिल गया, -8 मिल गया। मैंने 3 रखा तो और ज्यादा जंप करके 27 मिल गया, और मैंने -3 रखा तो -27। तो बनाते हैं इसके आधार पर ग्राफ। तो देखना ये x एक्सिस, ये y, x डैश और क्या, y डैश। तो देखना बेटे ग्राफ कि x का मान 0 तो y भी कितना मिला मुझे, 0। x का मान 1, y का मान भी 1, यानी कि लगभग ये। अब x का मान -1 तो y का मान भी मुझे कितना मिला, -1, यानी कि मुझे कुछ दोनों इस स्थिति पर मिले। अब जैसे ही मैंने x का मान 2 रखा बट y का मान तो कहां चला गया, 8 पर, लगभग बहुत ज्यादा चला गया। कहां चला गया, 8। ऐसे ही मैंने कितना रखा, -2 रखा तो कितना चला गया, -8। तो अगर इन्हीं चीजों को अपन मिला लें एक बार, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आया आपका, ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। तो ऐसा जो ये ग्राफ बनता है वो किसका बनता है, f(x) = x³। अब ये बार बार आपको ऐसे काम नहीं करने कि ऐसे मान रखे, ये चीजें डायरेक्ट याद रखनी है कि y = x² का ग्राफ इस तरीके से, y = x³ का ग्राफ इस तरीके से। अब बात आती है इसके डोमेन और रेंज की। तो देखना बेटा डोमेन और रेंज एक्स अक्ष पर फैलाओ, तो जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे इसका एक्स अक्ष पर क्या हो रहा है, मान बढ़ता जा रहा है, और इधर को भी मान बढ़ता जा रहा है, यानी कि क्या हो गया, रियल नंबर। ऐसे ही वाई अक्ष पर भी ये इधर को भी बढ़ रहा है और इधर को भी, क्योंकि एक्स अक्ष पर ये ऐसे जाएगा, तो यानी कि फैलता तो जा रहा है। और वाई अक्ष पर ये भी वैल्यू मिल रही है और ये भी वैल्यू मिल रही है, तो वही क्या मिल गया आपको, आर। तो इसका हो गया डोमेन। अब इसमें एक छोटे से रिमार्क है आपको याद रखना, और वो रिमार्क क्या है देखना प्यारे बच्चों, कि y = x² हो, चाहे x⁴ हो, चाहे x⁴ हो, चाहे x⁴ हो, यानी कि x⁴2n हो, सम पावर हो, तो उसका ग्राफ ऑलवेज इसी तरीके का बनता है, परवलय के आकार का। बात आ गई होगी समझ। ऐसे ही कि ये कंडीशन हो तो उसका ग्राफ ऑलवेज ऐसा ही बनेगा सम पावरों के लिए। और अगला रिमार्क, y = x³, x⁵, x⁷ हो, तो उसका ग्राफ ऑलवेज इसी पैटर्न का। ये दो बातें और आपको याद रख, कंफ्यूजन है कि y = x² के स्थान पर क्या पूछ ले, y = x⁴, तो उसका ग्राफ y = x⁸, y = x⁸10, सेम पैराबोला, बस ये
इस तरीके से यानी कि फैलता हुआ। तो ये था अपना क्या, पोलिनोमियल फंक्शन था, बहुपद फलन था। और बहुपद फलन से रिलेटेड अपन ने एक कुछ एग्जाम्पल लेकर सीखा कि क्या तो यानी कि उसका ग्राफ होता है, क्या उसकी डोमेन और क्या उसकी रेंज। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंडीशन आती है परिमेय फलन की। क्या कंडीशन आती है, परिमेय फलन। तो बेटा जो भी ये ग्राफ है ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, इनको आपको याद रखना है कि अचर फलन का ग्राफ कैसा बनना है, तत्समक फलन का ग्राफ कैसे बनना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनना है। तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है और बनाना मैं सिखाई दिया क्या इसकी डोमेन और रेंज होती। तो अगला है बेटा परिमेय फलन। तो रेशनल यानी परिमेय का मतलब कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म का हो। तो आपसे कहा कि कोई फलन किस रूप का होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी, जहां एफ ऑफ एक्स तथा जी ऑफ एक्स एक प्रांत एक्स में क्या होना चाहिए, परिभाषित भी होना चाहिए, कैसा, बहुपदीय फलन। और जहां जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू, यानी कि कोई भी परिमेय फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू परिमेय फलन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टाइप का होता है, बट जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अगर ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, तो मीनिंग फिर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो सकता। तो ये परिमेय फलन कैसे कैटेगरी का मिले, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स कैटेगरी का मिले, और उसमें जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो ही अपन यानी कि डिफाइन कर पाएंगे उसको परिमेय फलन के रूप में। ये डिफाइन नहीं होगा जीरो। तो आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। तो देखना बेटे, परिमेय फलन के लिए मान लीजिए आपने कोई फंक्शन ले लिया एफ सच दैट आर माइनस टू जीरो टू आर, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, और एक्स का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। तो ये भी बहुत काम की चीज है, इस बात को समझना कि ये जो फर्स्ट का एलिमेंट होता है वो डोमेन यानी कि किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक्स की, और जो आर है ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट। तो देखना आर यानी कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए, एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए, एक्स बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर। बट आर में आप वास्तविक संख्याओं में किसको शामिल नहीं कर सकते, जीरो को, क्योंकि कल को आपने इसको जीरो शामिल कर लिया तो ये जीरो होते ही इनफाइनाइट हो गया, यानी कि फंक्शन ये डिफाइन नहीं हो। तो देखते हैं पहले इस फंक्शन का ग्राफ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ। ये भी ग्राफ आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले यानी कि ग्राफ के याद रखने हैं। तो देखना बेटे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ क्या होना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स का जो ग्राफ बनता है वो बेटे कुछ इस तरीके से बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरीके से बना कैसे, तो ये भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूं कि ये किस तरीके से बना है। तो वही चीज अपन अप्लाई कर लें, ये एक्स का मान और ये वाई का मान। तो देखना बेटा कि x का मान जीरो नहीं ले सकते और बाकी वास्तविक संख्या है। मान लीजिए आपने x का मान वन लिया, तो ये कितना मिला, y का मान वन। x का मान टू लिया तो y का मान वन बाई टू, थ्री लिया तो वन बाई थ्री, फोर लिया तो वन बाई फोर, फाइव लिया तो वन बाई फाइव। ऐसे ही उल्टा लो कि x का मान वन बाई टू लो, तो ये आपको कितना मिलेगा, टू मिलेगा। x का मान वन बाई थ्री लो तो ये आपको थ्री मिलेगा। x का मान वन बाई फोर लो तो ये आपको कितना मिलेगा, फोर। ये तो मैंने कहानी बताई अभी पॉजिटिव की, इसकी बताइए पॉजिटिव। जैसे जैसे x का मान नेगेटिव लोगे तो y भी ऑलवेज कैसा मिलता रहेगा, नेगेटिव। तो देखना पॉजिटिव के लिए कि x का मान वन तो y का मान वन, यानी कि ये मिल गया आपको वन और वन। फिर x का मान दो, तो ये रहा x का मान दो।
तो y का मान 1/2 का मतलब 0.5, 1 से थोड़ा नीचे आ गया 0.5। फिर x का मान 3, ये रहा 3, तो y का मान 1/3 का मतलब 0.33, और नीचे आ गया ये, और नीचे आ गया। ऐसे ही जब यानी कि इधर को लोगे x का मान बहुत छोटा लोगे 1/2, 0.5 लोगे, इससे नीचे आओगे तो इसका मान फिर क्या मिलेगा 2, और नियर, तो इस तरीके तो सेम ही ये कैटेगरी की नेगेटिव मानो। तो ये कहानी यानी कि ये आपको स्टैंडर्ड ग्राफ भी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, जो आपको याद रखना। अब इसके बाद आता है डोमेन और, क्या आता है डोमेन और रेंज। ध्यान से समझना बेटा डोमेन और रेंज की कहानी को। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहां से r-0 कि डोमेन जो होगा वास्तविक संख्या है, बट उसमें कौन शामिल नहीं है, 0। तो अब जब 0 शामिल नहीं कर रहे तो y का मान भी किसी भी हालत में क्या नहीं हो सकता, रेंज भी वही होगी r-0 कि वास्तविक संख्या है बट उसमें कौन शामिल नहीं होगा। तो ये फंक्शन अपना क्या कहलाए, परिमेय फलन अपन देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x बट x नॉट इक्वल टू 0 कि x का मान क्या नहीं लेना है। अब बेटे ऐसे ही बेसिक कुछ ग्राफ और हैं, अभी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ पढ़ना है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ पढ़ना है, और यानी कि इनका एल्जेब्रा पढ़ना है, फंक्शन का एल्जेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स जो भी यानी कि फंक्शन। तो ये सारी कल की क्लास में, प्लस इसके साथ साथ एक्सरसाइज के जितने भी सवाल है वो अपन कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें आप लोग। आज के लिए इतना ही।